3D फोर्स सिस्टम पर हमारी गुफ्तगू अभी जारी है। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हम फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे और उस एक रिजल्टेंट फोर्स की वजह से एक ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट पर मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। A guy wire system for 200 meter tall tower is tightened as shown. The cables are fastened to the ground at points 120 degrees apart and 100 meter from the tower base. What is the equivalent force system acting on the base of tower when the tension is 50 kN in cable TA, 75 kN in cable TB and 25 kN in cable TC? इस प्रॉब्लम में जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि इन फोर्सेस की वजह से जो बेस पर इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम आएगा वो पता करें। ज़ाहिर है जब ये फोर्सेस हम शिफ्ट करेंगे बेस पर तो इनके साथ कुछ ना कुछ मोमेंट आएंगी, तो हमें बेस पर रिजल्टेंट फोर्स R और उसके नतीजे में पैदा होने वाली मोमेंट M मालूम करनी है। अब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा टावर है और ये 200 मीटर टॉल है। ये इसका टॉप है, ये इसका बेस है जिसका नाम O है, यानी कि ओरिजिन भी है क्योंकि हमारा एक्सिस सिस्टम जो है उसका ज़ीरो यहाँ पर है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये टॉप पे जी एक्सिस है। जो टावर का टॉप है ये तीन मुख्तलिफ केबलों TA, TB और TC से ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C जो है ये टावर के बेस से 100 मीटर्स के फासले पर हैं। इनका आपस का एंगल जो है वो 120 डिग्री है, तो ये एंगल भी 120 हुआ, ये एंगल भी 120 हुआ और ये एंगल भी 120 हुआ। केबल TA में टेंसाइल फोर्स 50 किलो न्यूटन की ऐड कर रही है। केबल TB में टेंसाइल फोर्स जो है वो 75 किलो न्यूटन की ऐड कर रही है और केबल TC में टेंसाइल फोर्स 25 किलो न्यूटन की ऐड कर रही है और इन फोर्सेस ने टावर को बिल्कुल सीधा रखा हुआ है और हमें ये करना है कि इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। जाहिर है चूँकि ये पॉइंट T पर कॉन्सेंट्रिक हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो पॉइंट T पर एक्ट कर रहा होगा और इस रिजल्टेंट का हमने मोमेंट निकालना है पॉइंट O पर। वो मोमेंट हमने क्यों निकालना है? क्योंकि हमने इस रिजल्टेंट फोर्स को शिफ्ट करना है पॉइंट O पर। तो ये फोर्स तो नॉर्मल तरीके से शिफ्ट हो जाएगी मगर इसके साथ किसी न किसी फॉर्म में मोमेंट भी आएगी। तो हमने ये R भी निकालना है और ये M भी निकालना है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इस पर हम मुख्तसरन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन TA, TB और TC में यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या है, यहाँ पर क्या है और यहाँ पे क्या है। उसके बाद हम जो फोर्सेस TA, TB और TC डायरेक्शन में है उनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वो इस तरह हम करेंगे कि हमें फोर्सेस के जो है वो मैग्नीट्यूड हमें पता है। जब हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो हम मैग्नीट्यूड को उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्सेस जो है वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगी। जब हमें ये तीनों फोर्सेस जो वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगी तो हम इनको वेक्टर के तरीके से ऐड कर लेंगे तो हमारे पॉइंट T पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमें पता चल जाएगी। जब हमें रिजल्टेंट फोर्स पता कर चल जाएगी तो हम R क्रॉस R करके इस पॉइंट पे मोमेंट निकाल लेंगे। वो मोमेंट जो भी आएगी हम उसको लेट से नाम M0 का दे देंगे। तो अब ये रिजल्टेंट हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकेंगे और जो मोमेंट M0 है वो जब हम पता कर लेंगे तो हमारी जो फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट है पॉइंट O पर वो हमें मालूम हो जाएगा, जो कि हमने मालूम करना है और हमारा इस प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव है। सोल्यूशन स्ट्रेटजी पे तो हमने बात कर ली। अब हम एक्चुअल सोल्यूशन पर आते हैं। हमारी जो फोर्सेस हैं वो प्लेन में तो नहीं है बल्कि ये स्पेस में है और ये एक पॉइंट जो कि T है उस पर ये कंकरेंट है। तो हमें इनकी जो है मैग्नीट्यूड तो पता है कि वो 50, 75 और 25 है, मगर हमें ये वेक्टर फॉर्म में मालूम नहीं है। इनको वेक्टर फॉर्म में मालूम करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर लिखने पड़ेंगे इनकी रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में। तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हमें मुख्तलिफ पोजीशन वेक्टर लिखने पड़ेंगे।
तो हम उसके लिए करेंगे ये कि मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उन पॉइंट्स पर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और उन पोजीशन वेक्टरों से हम अपनी मर्ज़ी के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, यानी कि टी ए की डायरेक्शन में और टी बी की डायरेक्शन में और टी सी की डायरेक्शन में। उन पोजीशन वेक्टरों से हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर हम आगे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में मालूम कर सकेंगे। तो हमारे इंटरेस्ट के जो पॉइंट हैं उनमें से पॉइंट ओ है जो कि ये है और ये ओरिजिन भी है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो हम इसको पोजीशन वेक्टर 0i + 0j + 0k की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट जो हमारे इंटरेस्ट का है वो पॉइंट जो है वो ये t है और t के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 200। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो पॉइंट t जो है वो यहाँ पर है, यानी इसके कोऑर्डिनेट ये हैं। तो अगर हम एक पोजीशन वेक्टर OT लिखना चाहें जो कि ये होगा, तो वो होगा 0i + 0j + 200k। इसी तरह अगला पॉइंट जो हमारे इंटरेस्ट का है वो पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -100 sin 30, -100 cosine 30 और 0 0 इसलिए कि ये पॉइंट A जो है, बल्कि ये तीनों पॉइंट A, B और C जो है ये XY प्लेन में है। तो पॉइंट A जो है वो यहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस तरह होंगे। ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। तो ये डिस्टेंस जो y एक्सिस पर है ये हो गया 100 कोसाइन 30 डिग्रीज और ये नेगेटिव साइड पर है तो ये माइनस हो गया। और ये जो डिस्टेंस है ये है 100 साइन 30 और ये भी नेगेटिव x डायरेक्शन में है तो ये भी माइनस हो गया। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। तो हम पोजीशन वेक्टर OA जो है वो लिख सकते हैं -50i -86.6j + 0k। इसी तरीके से हम पॉइंट B और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स जो कि ये आपके सामने हैं और पोजीशन वेक्टर OB और OC लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर OB जो है वो ये होगा और OC जो है वो ये होगा और OB जो होगा वो होगा -50i + 86.6j। तो ये फ़र्क आप देख लीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, + 0k और OC चूँकि है ही x एक्सिस पर तो ये होगा 100i + 0j + 0k। ये जो तीनों वेक्टर हैं इनकी लेंथ जो है वो 100 मीटर है। अब हम अपनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। तो हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन जो है वो ये है और ये है। तो सबसे पहले हम पॉइंट A से शुरू करते हैं। तो पहले पोजीशन वेक्टर अगर हम RTA मालूम करना चाहें, यानी कि पॉइंट T से लेके पॉइंट A तक जो पोजीशन वेक्टर होगा वो RTA होगा। RTA जो है वो ROA - ROT होगा। ROA जो है वो ये वेक्टर है और ROT जो है वो ये वेक्टर है और हमें इनकी वैल्यू पता है। तो ये हो गया -50i -86.6j -200k। RTA को अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें NTA यानी कि यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा -50i -86.6j -200k। इसको हम डिवाइड करेंगे 50 स्क्वायर + 86.6 स्क्वायर + 200 स्क्वायर √√ से और ये डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा ये 223 मीटर के लगभग होगा और यही लंबाई सारे पोजीशन वेक्टर्स यानी कि RTA, RTB और RTC की होगी। तो जब हमने ये डिवीज़न कर ली तो हमें यूनिट वेक्टर मिल गया -0.224i -0.387j -0.894k। इस यूनिट वेक्टर NTA जो कि ये है, इसको जब हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया जो कि 50 किलो न्यूटन है तो हमें मिल गया वेक्टर 11.2i -19.35j + 44.7k किलो न्यूटन। फोर्स TA निकालने के लिए जो हमने प्रोसीजर इस्तेमाल किया है इसको हम 2 दफ़ा और रिपीट करेंगे। यानी कि हम पहले पोजीशन वेक्टर RTB यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर निकालेंगे, वो होगा ROB - ROT
और ये होगा -50i प्लस 86.6j -200k। और इसको हम इस नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा TB डायरेक्शन में, और वो होगा -0.224i प्लस 0.387j -0.894k। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर है। इस यूनिट वेक्टर को जब हम 75 किलो न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स TB यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स है FTB जिसको हमने नाम दिया है वो पता चल जाएगी, और वो होगी -16.8i प्लस 29.03j -67.05k किलो न्यूटन। यही काम जब हम तीसरी दफ़ा करेंगे यानी कि हम RTC निकालेंगे, क्योंकि एक पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट T से पॉइंट C तक, और वो होगा ROC माइनस ROT, और वो होगा 100i माइनस 200k। और यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा NTC यानी कि TC डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 0.447i माइनस 0.894k। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 25 किलो न्यूटन से, तो हमें फोर्स TC डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो हमें पता चल जाएगी, और वो होगी 11.18i माइनस 22.35k किलो न्यूटन। तो अब तक हमने फोर्सेस मालूम कर ली हैं और वो वेक्टर फॉर्म में हैं, और वो हैं FTA जो है वो ये है, FTB जो है वो ये है, और FTC जो है वो ये है। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह होगा कि हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -16.82i, यानी कि हम सारे जब i कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमें -16.82i मिल जाएगा। इसी तरह J कंपोनेंट और K कंपोनेंट भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं, और वो होंगे प्लस 9.68J माइनस 134.1K। तो ये हमारा R वेक्टर है और ये एक्ट कर रहा है पॉइंट T पर। तो हमने चूँकि इसको पॉइंट O पे शिफ्ट करना होगा तो हमें मोमेंट निकालनी होगी पॉइंट O पर इस वेक्टर R की वजह से। तो उसके लिए हमें एक पोजीशन वेक्टर चाहिए जो कि O से T पर हो। ये हम पहले मालूम कर चुके हैं कि वो पोजीशन वेक्टर ROT जो है वो है 200k मीटर्स। तो हमारा अगला स्टेप है कि हम मोमेंट लेंगे R का पॉइंट O के गिर्द। उसके लिए हम करेंगे कि हम ROT क्रॉस R मालूम करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला है मोमेंट पॉइंट O के गिर्द निकालने का। मैट्रिक्स हमने सेट कर ली, जिसकी पहली रो है IJK, अगली रो है 0 0 200, वो यहाँ से आई। अगली रो है -16.82, 9.68 और -134.1, वो यहाँ से आया। और इस मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो M0 होगा, और M0 जो होगा वो होगा I, यानी कि ये 0 - 200 इंटू 9.68, तो 0 इंटू -134 0 हुआ, -200 इंटू 9.68 ये टर्म आ गई, माइनस J, ये J है, 0 इंटू -134.10 हुआ, और 200 इंटू 16.82 हुआ, -200 इंटू -16.82, और आखिरी टर्म है K, और वो होगी 0 इंटू 0। तो ये हमें M0 पता चल गया। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो M0 की वैल्यू होगी -1936i माइनस 3364j किलो न्यूटन मीटर, यानी कि फोर्स R की वजह से पॉइंट O पे जो मोमेंट है वो ये है। और अगर आप इसको देखें इस मोमेंट का जो K कंपोनेंट है वो 0 है। उसकी वजह ये है कि जो फोर्स का K कंपोनेंट जो है वो उस पॉइंट से गुजर रहा है जिस पॉइंट पर हमने मोमेंट लेनी है। तो लिहाजा मोमेंट वेक्टर का सिर्फ I कंपोनेंट और J कंपोनेंट होगा। इसको अगर हम मुख्तसर करके लिखना चाहें कि बेस पर, टावर के बेस पर इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम क्या होगा, तो एक फोर्स होगी R जिसकी वैल्यू है -16.82i प्लस 9.68j माइनस 134.1k किलो न्यूटन, और एक मोमेंट है M0 जिसको हम नाम दे देते हैं, वो है -1936i माइनस 3364j किलो न्यूटन मीटर। यानी कि ये वैल्यूज़ अगर आप अपने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर को दें तो इस लोड के लिए वो उस टावर का जो बेस है वो डिज़ाइन करेगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।